नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप? ओके। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार फोन कर करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। बोला सर टेंसेस पे वीडियो बनाएं, टेंसेस पे वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक शानदार वीडियो बनाई जाए। तो आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार वीडियो बनाई जा रही है, तो थोड़ा ध्यान देना। एक्चुअल में जो टेंस वाला जो टॉपिक होता है ये क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है, इसका क्या यूज है और कितने प्रकार के क्वेश्चंस का सामना हमारा एक एग्जाम के अंदर होता है। ओके, तो इन सारी डिटेल्स आपको यहीं पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो देखते हैं मित्रों, सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं टेंस। ये टेंस जो वर्ड है ये एक्चुअल में इसका ओरिजिन कहाँ से है वो हमें सीखना है, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेंस मीन्स क्या होता है और टेंस की जो उत्पत्ति है ये कहाँ से होती है, किस वर्ड से निकलता है। तो देखते हैं, टेंस शब्द का जो ओरिजिन होता है वो होता है टेम्पस से। टेम्पस, अब ये कहोगे क्या है ये बेटा, लेटिन जो भाषा है, लेटिन भाषा का वर्ड होता है ये टेम्पस। क्या होता है? लैटिन भाषा का वर्ड होता है टेम्पस। और टेम्पस मीन्स जो रियल मीनिंग है वो होता है टाइम। समझे? टेंस वर्ड की उत्पत्ति टेम्पस से होती है जो कि लैटिन भाषा का वर्ड है, एंड टेम्पस मीन्स होता है टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेंस का मतलब टाइम है। नो, टेंस और टाइम में डिफरेंस है। टेंस जो होता है ये एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट को बताता है। एंड टाइम जो होता है ये आपके नेचुरल कंसेप्ट को बताता है। दो कंसेप्ट होते हैं, ग्रामेटिकल कंसेप्ट एंड नेचुरल कंसेप्ट। तो ये बात तो समझ में आएगी। टेंस का यूज हम कहां कर सकते हैं? ओनली ग्रामर के कंसेप्ट को समझने में इसका यूज किया जा सकता है। और टाइम जो होता है ये आपके नेचुरल कंसेप्ट को बताता है, जिसमें नेचर इंक्लूड किया जाता है। आप समझ रहे हो ना, नेचर मीन्स क्या होता है ना, तो वो टाइम के संदर्भ में होता है, राइट। लेकिन टेंस जो वर्ड है वो टाइम को इंक्लूड नहीं करता, वो एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट को आपके सामने शो कराता है। इट मींस डेफिनेशन जो निकल के आती है टेंस की, वो निकल के आती है टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the time of an action or state of an action. This is the definition of tense. Tense is that form of verb which shows the time of an action or state of an action. टेंस वर्ब का वह फॉर्म होता है जो किसी भी एक्शन के टाइम को बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ, और किसी एक्शन की स्थिति को भी हमें बताता है। तो टेंस की ये डेफिनेशन होती है, समझे ना बच्चों। टाइम को अपन अगर डिस्क्राइब करते हैं तो हमारी औकात नहीं है कि हम टाइम को डिस्क्राइब कर जाएं। टाइम तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक नेचुरल कंसेप्ट है। तो नेचुरल कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए तो किसी एक टाइम मशीन में जाना पड़ेगा, और टाइम मशीन अभी हमारे पास है नहीं, राइट। तो कोई बात नहीं, हमें तो टेंस को रीड करना है और ग्रामर के कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है। तो समझते हैं टेंस का पूरा कंसेप्ट। इसी टेंस को जब हम आगे ले जाते हैं तो ये हमारा जो कंसेप्ट है इंग्लिश ग्रामर को लर्न करने के लिए, टेंस को 3 पार्ट के अंदर हमें लर्न करना पड़ता है। ये आप सभी जानते ही हैं कि इसका एक फॉर्म प्रेजेंट के अंदर चल रहा होता है, एक फॉर्म पास्ट के अंदर चलता है, एंड लास्ट जो फॉर्म है वो फ्यूचर को हमें बता रहा होता है।
अब हमें ये देखना है कि प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है एंड फ्यूचर में क्या होता है। ओके, तो थोड़ा सा ये तो कॉमन सी बात थी, ये तो आप और हम सभी जानते ही हैं व्हाट इज टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस एंड हाउ मेनी पार्ट ऑफ टेंस, यू नो। सो दिस इज नॉट एडवांस लेवल, but we are to learn advanced level which type of tense we face in the exam. Okay, so now we come to the point. आप बच्चों बस बने रहना अपनी स्क्रीन पर, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप आगे बढ़ाएं, शेयर करें, जिससे कि मेरे अंदर भी एक ऊर्जा क्रिएट हो, एक एनर्जी बूस्टर एनर्जी मुझे मिले। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम टेंस, नंबर 1 पॉइंट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज इसी टेंस के ऊपर डिस्कस होगा हमारा और आपका। जैसा चाहे वैसा क्वेश्चंस, सारे प्रकार के क्वेश्चंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड आपके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले इसके कंसेप्ट को हमें जानना पड़ेगा कि किस प्रकार का ऐसा कंसेप्ट हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, रीड करने को मिलता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो इंडेफिनिट जो वर्ड होता है ना, ये इंडेफिनिट, इसका मतलब होता है डेफिनिट का अपोजिट वर्ड। और डेफिनिट मीन्स निश्चित और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। इट मीन्स अनिश्चितता का जो बोध करा दे, जो एक निश्चितता उसके अंदर नहीं होती, उसके अंदर एक ऐसा है कि हम ये कह सकते हैं कि एक उसमें मतलब निश्चितता नहीं होती। यार तुम समझ रहे हो ना, निश्चितता नहीं होती। जैसे मैं दूध पीता हूं, राइट, मैं दूध पीता हूं, ओके, तो ये हैबिट हो सकती है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि मैं जूस नहीं पीता, जूस भी पी लेता हूं। मतलब इसमें निश्चितता नहीं है, कुछ भी मिल जाए उसे मैं पी लेता हूं। इसके अलावा पीने का क्या क्या आइटम आप जानते ही हैं, राइट। तो इंडेफिनेट, ये डेफिनेट का अपोजिट वर्ड होता है। इंडेफिनेट मीन्स होता है अनिश्चित, और डेफिनेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है निश्चित। ओके, इसका ग्रामेटिकल कंसेप्ट का कहना यह है, जब हम किसी भी टेंस को रीड कर रहे होते हैं तो उस टेंस के अंदर हमें दो प्रकार के सेंटेंस को रीड करना होता है, जिसमें से एक कहलाता है एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ओके, तो दोनों ही पॉइंट को अपन रीड करेंगे यहां पे। पहला जो पार्ट है वो कहलाएगा आपका एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, we must learn step by step all things in active voice sentence। एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, ये सारी बातें हमें स्टेप बाय स्टेप समझनी होंगी। इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पर फोकस करना है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें क्या यूज करना चाहिए, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल स्टाइल में आ रहा है तो हमें किस तरीके का वर्ब यूज करना चाहिए, ये एक्टिव वॉइस के अंदर ध्यान दें। एक्टिव वॉइस में सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो मेन वर्ब में एस या ईएस का सिस्टम हमें डालना पड़ता है, एंड प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसमें केवल एमबी का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एस या ईएस हम किस वर्ब के साथ लगा सकते हैं, किसके साथ नहीं लगा सकते। एस कहां लगा सकते हैं, ईएस कब लगाया जा सकता है, इसके पीछे एक छोटी सी बात है, छोटा सा स्टेटमेंट है, वो याद रखना है कि दुनिया का कोई भी वर्ब है और उसका अंतिम लेटर अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड में से कोई भी एक वर्ड आता है किसी भी वर्ब के लास्ट में, तो उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपको ईएस लगाना पड़ेगा। ईएस लगाते ही वो वर्ब सिंगुलर में चला जाता है। एंड अगर किसी वर्ब के लास्ट में ये वर्ड नहीं मिलते हैं तो केवल आपको एस लगाना होगा। फिर आपको क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा। तो ईएस और एस लगाने का सिस्टम समझ में आया। ईएस कहां लगेगा, जिस वर्ब का अंतिम
अंतिम वर्ड एस डबल एस 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 सी एच एक्स ओ या जेड है तो आप ई एस लगाएंगे। एंड अगर ये वर्ड नहीं आते हैं, ये लेटर नहीं आपको मिलते हैं लास्ट में, तो आप केवल एस लगाएंगे। तो एस और ई एस लगाते ही दिया हुआ वर्ब वो सिंगुलर कैटेगरी के अंदर चला जाता है। ओके, जब आप कुछ भी नहीं लगा रहे होते हैं, केवल एमबी का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, तो वो प्लूरल के अंदर होता है। ओके, ये तो मैंने एक पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया था कि एस को याद रखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि देखो सिंगुलर स्पेलिंग जब हम लिखते हैं इस तरीके से सिंगुलर, तो सिंगुलर को यहाँ स्टार्टिंग एस से होती है। तो आप इसी बात को याद रखेंगे कि कोई भी वर्ब है, चाहे वो दिया हुआ वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो है मेन वर्ब है, यदि उसका अंतिम लेटर एस है तो दिया हुआ वर्ब हमेशा सिंगुलर के अंदर होगा। चाहे वह है वर्ब जिसका अंतिम लेटर एस है, चाहे वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दिया हुआ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। और एक बात और आपको याद रखनी है, ये सिंगुलर और प्लूरल का जो कंसेप्ट चलता है ना वर्ब का, ये सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल वर्ब, पता नहीं क्या 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 क्या, ये केवल और केवल आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर चलेगा। ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मेन वर्ब का कंसेप्ट अगर सिंगुलर में और प्लूरल में अगर आपको डिफाइन करना है तो ये केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही रीड करने को मिलता है। बाकी अदर टेंस के अंदर सिंगुलर प्लूरल का मैटर क्लोज हो जाता है, वो तो सिर्फ और हेल्पिंग वर्ब से गेम चल रहा होता है, राइट। चलो, मेन वर्ब का सिस्टम है ये। ओके, ये एक्टिव वॉइस के अंदर होता है। इसमें एक दूसरा पॉइंट और आपको याद रखना है कि ये जो कंसेप्ट आपने देखा है एमबी में ऐसे ये एमबी का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर में चलेगा। ये यहां तक ये सिंपल सेंटेंस की बात है। यदि सेंटेंस गलती से आपके सामने नेगेटिव में होता है या इंट्रोगेटिव स्टाइल में आपको सेंटेंस मिलता है तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो वही स्टाइल सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। शायद आपको बोर्ड नजर नहीं आ रहा हो नीचे से, मैं आपको ऊपर इसमें ऊपर डिफाइन कर देता हूं। ओके बच्चों, यदि सेंटेंस नेगेटिव में है या इंट्रोगेटिव स्टाइल में आप सेंटेंस को पाते हैं तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर या सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल स्टाइल में है, कोई बात नहीं। सिंगुलर अगर आता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू आता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ब है जिसका अंतिम लेटर एस पे एंडिंग हो रहा है तो दिया हुआ वर्ब वो हमेशा सिंगुलर में ही होगा। ओके, और जिस वर्ब का अंतिम लेटर में एस एस नहीं आ रहा है तो दिया हुआ वर्ब वो प्लूरल में होगा, इवन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ओके, तो ये याद रखना, डज एंड डू की जो एंट्री होगी वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर होती है। एंड विदाउट डज डू के जब हम सेंटेंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो हम एक सिंपल सेंटेंस के अंदर कर रहे होते हैं। दिस इज सिंपल सेंटेंस एंड दिस इज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्टाइल। डज डू जब जब आएगा तब तभी अपने साथ में एमबी का फर्स्ट फॉर्म लेता हुआ चला जाएगा। डज के साथ एमबी फर्स्ट एंड डू के साथ भी एमबी फर्स्ट आता है। ओके, ये पूरा कंसेप्ट जो अभी आपने लर्न किया, देखा, समझा, तो ये केवल और केवल एक एक्टिव वॉइस के अंदर ऐसा होता है। बट इन पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि सेंटेंस किसी भी मोड में एग्जामिनर हमारे लिए प्रेजेंट करा सकता है, तो ये भी हमें लर्न करना चाहिए। तो देखते हैं, इन पैसिव वॉइस सेंटेंस वी कैन फाइंड सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट आल्सो एंड स्पेशलाइजेशन स्पेशल आई, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट यदि हम पाते हैं तो इसमें हमें यूज करना होता है इज, एंड प्लूरल सब्जेक्ट हम पाते हैं तो आर वाला वर्ड यूज करना है। और गलती से अगर आई सब्जेक्ट हमें मिल जाता है तो इसके साथ में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपको केवल और केवल एम वाला वर्ड यूज करना है। ओके, एज आर एम। जब हम एज आर एम का यूज कर रहे होते हैं तो तीनों पॉइंट ये अपने साथ में ले रहे होते हैं। एमबी का थर्ड फॉर्म, जब एमबी का थर्ड फॉर्म एजेएमआर के साथ आप लगा रहे होते हैं या कोई भी व्यक्ति या कोई भी बुक राइटर लगा रहा होता है तो इट मींस दिया हुआ सेंटेंस वो केवल और केवल पैसिव वॉइस के अंदर होता है, एक्टिव वॉइस के अंदर नहीं होता। ओके, इसके अलावा एक बात और आपको याद रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही
कभी कभी क्या होता है कि इज, एम, आर का यूज जब विदाउट मेन वर्ब के होता है, इट मींस इसके आगे डायरेक्ट कोई नाउन आपको मिलता है या कोई आपको एडजेक्टिव मिल सकता है। ओके, यहां एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के आगे जेएमआर लगा रहे होते हैं एंड नाउन एडजेक्टिव पे एंडिंग कर रहे होते हैं, तो दिया हुआ ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये आपके नोशनल वर्ब के अंदर चला जाता है। नोशनल वर्ब, या आप इसे कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब, इसे इस तरीके से भी, इसी नाम से भी जाना जा सकता है, लिंकिंग वर्ब। ओके बच्चों, लिंकिंग वर्ब, notional verb, and in this condition we can use by the special name principal verb, principal verb, okay, and main verb also, main verb भी इसे हम कह सकते हैं। I again repeat, subject is are plus noun adjective. In this condition, AJMR is called notional verb, linking verb, and principal verb. Main verb also. Okay. But this type of sentence is called simple present. Simple present. Simple present tense. ये जो सेंटेंस, इस तरीके सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर पे अगर हम कोई भी सेंटेंस पाते हैं तो इस स्ट्रक्चर पे दिया हुआ प्रत्येक सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है। यदि इस पैटर्न में हम कोई भी सेंटेंस नहीं पा रहे हैं और हम एजेएमआर के साथ एमबी का थर्ड फॉर्म या इस तरीके का कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में एमबी फर्स्ट में, एमबी में से यस या डू डज के साथ पाते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। तो अंतर समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो डिफरेंस है वो यही है कि एजेएमआर का यूज डायरेक्ट विदाउट मेन वर्ब के हो रहा होता है तो वो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाएगा। एंड अगर किसी सेंटेंस में एजेएमआर का यूज एमबी थर्ड के साथ किया जा रहा है, ओके, तो दिया हुआ सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से उसे जाना जाएगा। या एमबी में ऐसे यस या एमबी का फर्स्ट फॉर्म अगर आपको मिलता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, सिंपल सेंटेंस। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डज डू का यूज भी हम करते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से ही उसे हम जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट उसे कहते हैं। ओके, चलो इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें रीड करना है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, when we can use all of these words in the sentence, it means ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जहां हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि सब दिया हुआ कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर हमें किस तरीके का वर्ड यूज करना है। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि जब हम एक्टिव और पैसिव के अंदर जब चल रहे होते हैं किसी भी टेंस के अंदर तो उसमें भी सिंगुलर प्लूरल वर्ब चल रही होती हैं, समझे ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी चल रहे हैं तो उसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होता है, जैसे वॉज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो वो आगे की बात है। मेरा जो मीन्स है समझाने का वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव और पैसिव के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये जो कंसेप्ट हमने अभी जो देखा है, आपने अपनी स्क्रीन पर देखा है, तो ये हम कंडीशन कब लागू कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही डिमांड करेंगी, ऐसी कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा कोई दूसरा टेंस एंट्री कर ही नहीं सकता। ओके, वो अब हम जानेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने में कौन कौन सी बातें माइंड में रखनी है, इंसर्ट करनी है। तो देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको कुछ स्पेशल वर्ड की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मेरे बच्चों कुछ स्पेशल वर्ड आपको सेंटेंस के अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आपको सेंटेंस के अंदर कुछ स्पेशल वर्ड हैं, जैसे ऑलवेज का आना, ये वर्ड आपको मिल जाता है, समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिमांड हो रही है उस सेंटेंस के अंदर। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेगुलरली,
जनरली, फ्रीक्वेंटली, नेवर, seldom, daily, in the morning, in the evening, twice या thrice के साथ आपको टाइम मिल सकता है डे, वीक, मंथ, ईयर, ईच या एवरी के साथ भी आपको टाइम मिल सकता है डे, वीक, मंथ, ईयर। ऑन के साथ आपको टाइम मिल सकता है टाइम में स्पेशल पर्टिकुलर नेम ऑफ डे, ऑन संडे, ऑन मंडे, एक्स्ट्रा। ओके, ये सारे वर्ड आपको माइंड में रखने हैं। इनमें से कोई भी एक वर्ड का सामना आपको सेंटेंस के अंदर हो सकता है। इसके अलावा फिक्स फ्यूचर प्लान, फिक्स फ्यूचर प्लान का मैटर जब जब सेंटेंस के अंदर क्रिएट होता है, उस सेंटेंस के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिमांड होती है। फिक्स फ्यूचर प्लान एक ऐसी कोई योजना जो आपके लाइफ में निश्चित टाइम पे घटित होगी, उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्रिएट करेंगे, ना कि फ्यूचर के अंदर। ओके, वो एग्जांपल मैं बहुत सारे दूंगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लें। इन सारे वर्ड को एक एक करके देख लो। ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, रेगुलरली, नियमित रूप से, जनरली, सामान्यता, फ्रीक्वेंटली, बारंबार, नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, कभी कभार, डेली, रोजाना। इसमें एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, यूजुअली, यूजुअली, सामान्यता। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आप जानते ही हैं। ट्वाइस एंड थ्राइस, ये इसका मतलब होता है 2 बार, और थ्राइस का मतलब होता है 3 बार। ट्वाइस अ डे इस तरीके चलता है, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, मीन्स दिन में 2 बार, सप्ताह में 2 बार, महीने में 2 बार, वर्ष में 2 बार। एंड थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार, थ्राइस अ वीक, सप्ताह में 3 बार, थ्राइस अ मंथ, थ्राइस अ ईयर, महीने में 3 बार, वर्ष में 3 बार। इस तरीके का कोई वर्ड आप पा सकते हैं सेंटेंस के अंदर। ईच एवरी डे, ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक माह, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक फेस्टिवल, त्योहार, फंक्शन, कुछ भी XYZ, ईच एवरी के साथ में कोई भी टाइम वाला वर्ड मिल जाता है या कोई फेस्टिवल मिल जाता है। फेस्टिवल आपको मिल जाता है, प्रत्येक दिवाली पर मेरे पापा मेरे लिए मिठाई लाते हैं, प्रत्येक होली पर मेरी माँ मुझे बहुत अच्छा एक गिफ्ट देती है। इस तरीके से मतलब कोई भी फेस्टिवल हो सकता है ईच एवरी के साथ में, डे, वीक, मंथ, ईयर। ऑन के साथ ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, लाइक दिस वे। किसी भी डे से पूर्व अगर ऑन आता है सेंटेंस में तो डिमांड प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। फिक्स फ्यूचर प्लान हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही क्रिएट होते हैं। ओके, अब एक स्पेशल बात आपको याद रखनी है कि ये जो यहां से लेके और यहां तक का पूरा जो बॉक्स है, ये वाला, ये सारे वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर भी अपना स्थान रखते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर। लेकिन मेरे बच्चों, आपको एसएससी, सीजीएल या डिफेंस से रिलेटेड कोई भी तैयारी करनी है तो इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना है कि ये सारे वर्ड प्रेजेंट के अलावा पास्ट एंड फ्यूचर में तभी मान्य होंगे जब, ध्यान से सुन लेना, प्रेजेंट टेंस में तो आते ही आते हैं अगर सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है और वो दिया हुआ है और उसमें ये वर्ड हैं, बट नीचे दिए हुए ऑप्शंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आता है, तो
तो आपका आंसर पास्ट टेंस के अंदर होगा। अगर पास्ट भी नजर नहीं आवे तो फ्यूचर के अंदर होगा। इतनी सी बात याद रखनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट को जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी पास्ट को जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी फ्यूचर को जाएगी। ओके। और फिक्स फ्यूचर प्लान तो ये हमेशा ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होता है। इसके अलावा एक बात और आपको याद रखनी है, यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही अपना स्थान लेता है और कोई टेंस के अंदर आता ही नहीं है। ये तो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही होता है। ओके। फिक्स फ्यूचर प्लान यूनिवर्सल फैक्ट है, ऑलवेज are used in present indefinite, not in other tense. But all of these words can be used not only present but also in other tense, right? According to sentence, we can identify the real answer. Okay? Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि आप इसका या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें, मैं एक सेकंड के लिए साइड दे देता हूं। इसके बाद अब हम फिर कुछ स्पेशल सेंटेंस करेंगे। ले लो। चलो अब मैं रफ कर देता हूं। ओके। याद रखना, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेगुलरली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, नेवर, सेल्डम, डेली, यूजुअली, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, थ्राइस अ डे, थ्राइस अ वीक, थ्राइस अ मंथ, थ्राइस अ ईयर, ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, ईच फेस्टिवल, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी फेस्टिवल, ऑन संडे, ऑन मंडे, फिक्स फ्यूचर प्लान, यूनिवर्सल फैक्ट, ऑल दीज वर्ड्स इंडिकेट टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके। चलो। हाँ तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं स्क्रीन पे, उन सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और आनंद लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स रेगुलेशंस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्विंग का। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आई डैश मीट हर एवरी संडे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई भी सेंटेंस जब हम रीड कर रहे होते हैं उस सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर कुछ ना कुछ एक वर्ड ऐसा हमें छोड़ देता है जो वर्ड हमें एक पर्टिकुलर टेंस की ओर इंडिकेट कराने को एक मतलब इंडिकेट कर रहा होता है, राइट। तो हमने जब इस सेंटेंस को रीड किया तो इस सेंटेंस के अंदर हमें एक वर्ड नजर आ रहा है एवरी संडे। एवरी संडे, एवरी मंडे, ईच, एवरी के साथ में जब भी कोई टाइम रिलेटेड वर्ड आपको मिल जाता है, इट मींस दिया हुआ सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिमांड करता है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन सब नीचे है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम फिर पास्ट में एंट्री मारते हैं, और पास्ट का भी ऑप्शन नहीं आता है तो फ्यूचर पे इंडिकेट दे रखा होता है। फ्यूचर का वाला जो आंसर वो भी हो सकता है, राइट। तो देखते हैं, आई डैश मीट हर एवरी संडे। एवरी संडे इंडिकेट टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिलेटेड कोई ऑप्शन है या नहीं है। बोला हाँ जी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, और मेरे बच्चों ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। तो ए और बी में ही आंसर कहीं ना कहीं हाइड है। देखते हैं कौन सा वाला आंसर हमारा हिडन हो रहा है। आई, ये आप सभी जानते हैं, आई एक प्लूरल कंसेप्ट को रखता है अपने अंदर, प्लूरल सब्जेक्ट होता है ये आई स्पेशल। तो आई के साथ में जब हम वर्ब यूज कर रहे होंगे तो आई जब प्लूरल है तो इसके साथ भी वर्ब प्लूरल चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि एमबी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, और एमबी के फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ईएस का सिस्टम अगर क्रिएट होता है तो वो वर्ब सिंगुलर होता है। ओके। तो यहाँ पे जब आई प्लूरल है तो राइट आंसर हमारा एमबी का फर्स्ट फॉर्म ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई मीट हर एवरी संडे, मैं प्रत्येक संडे को उससे मिलता हूँ, ये हमारा राइट आंसर होता है। एंड नेक्स्ट इज दिस, सी ऑलवेज डैश टेक कॉफी विदाउट शुगर। वह हमेशा बिना चीनी के कॉफी पीती है, पीती थी या पिएगी, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टेंस के अंदर हम हो सकते हैं। बट ध्यान दें, जब सेंटेंस में रीड कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमें एक वर्ड नजर आ रहा है ऑलवेज, और ऑलवेज जो वर्ड होता है ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर इंडिकेट कर रहा है इट मींस सबसे पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमारे दिए हुए आंसर्स की वो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जैसा कि मैंने बता दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है तो फिर पास्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है तो फ्यूचर होगा। ओके। तो देखते हैं, सी ऑलवेज डैश, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें मिल रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल रहा है, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है।
तो हम समझते हैं कि ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये एमबी का फर्स्ट फॉर्म है, ये एस या एस वाला फॉर्म है। तो एस वाला जो वर्ड होता है ये भी मैंने आपको बताया, एस जिसके लास्ट में होता है वो सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट हमारे पास मेरे बच्चों अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब डालेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब डाल देंगे। तो अब ये सी ही किसी का नाम आ जाए, राम, मोहन, गीता, बबीता, बबली, एक्स वाई जेड, यार कुछ भी नाम आ जाए वो सब सिंगुलर ही तो होता है ना यार। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब डालेंगे ना, सिंगुलर वर्ब डालेंगे तो सी ऑप्शन देने में क्या प्रॉब्लम है यार। राइट आंसर टेक्स ही तो होना है। ओके, सी ऑलवेज टेक्स कॉफी विदाउट शुगर, वो हमेशा बिना शुगर के यार, बिना चीनी के यार वो चाय पीती है। ओके, ये हमारा राइट आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड डैश गो टू टेम्पल डेली, माई फ्रेंड डैश गो टू टेम्पल डेली। ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड वेयर इज द इंडिकेटर वर्ड, वेयर इज द इंडिकेटर, इंडिकेटर मींस इंडिकेशन वर्ड। डेली, डेली वर्ड इज हियर टू इंडिकेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की जैसी डिमांड हुई, बोलो सब डेली जो वर्ड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई तो बताता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन है तो राइट आंसर होगा, नहीं है तो फिर पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर हम जा सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं। माय फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर ही इसको वर्ब चाहिए और सिंगुलर वर्ब देने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ऑप्शन तो देखो हमारे पास गो आ रहा है और गो जा रहा है, बाकी का वेंट का आना और इस गोइंग का आना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर इंडिकेट नहीं कर रहे होते हैं। गो आएगा या गो जाएगा अब ये डिपेंड करेगा दिया हुए सब्जेक्ट क्या, दिया हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब डालो यार। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है यार, एंडिंग एस पे ही तो होती है वर्ब की, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोज, माय फ्रेंड गोज टू टेंपल डेली, मेरा मित्र डेली टेंपल जाता है यार, डेली मंदिर जाता है यार, वो वैसे भी हनुमान जी का ही भगत है यार। ओके, राइट आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ही नेवर डैश टेक इट सीरियसली, ही नेवर डैश टेक इट सीरियसली। बताओ बताओ इसमें इंडिकेशन वर्ड क्या है, बताओ। गुड, नेवर, नेवर इज द राइट चॉइस। नेवर इंडिकेट टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन कहां दे रखा है। टेक एंड टेक्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहे होते हैं। डज का यूज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होता है, बट डिड का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर नहीं होता है, तो ये तो 100% रॉन्ग हो गया। ओके, 1 2 3 तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, तीन ऑप्शंस में से एक ही राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। तो देखते हैं, ये नेवर जो वर्ड होता है ना ये मीनिंग तो नेगेटिविटी की रखता है, बट जब सेंटेंस के अंदर क्रिएट करते हैं ना तो एक सिंपल सेंटेंस के तरीके से इसका क्रिएशन होता है। ओके, अब जैसे देखिए नेवर तो ये मान के चलिए ये तो इंडिकेशन वर्ड है, साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट इस सेंटेंस के अंदर वैसे ऐसी कोई डिमांड नहीं, कोई इंट्रोगेटिव स्टाइल हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो या स्पेशल डैश डू की डिमांड हो रही हो, नो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मैंने बताया सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर वर्ब बनता है एमबी में एस लगाने से। ओके, तो राइट आंसर इज दिस वन, टेक्स। ये प्लूरल सब्जेक्ट की डिमांड करता है तो यहां प्लूरल नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं बोला सर डज टेक क्यों नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता है मेरे बच्चों, डज या डू की एंट्री केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में तब की जाती है जो नोट दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है, नोट दे रखा होता है, तो डज डू आएगा, नहीं तो फिर कैसे आ जाएगा, हाँ इंट्रोगेटिव में हो सकता है। गुड गुड, इंट्रोगेटिव में हो सकता है, यानी कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग डब्ल्यूएस वर्ड से हो रही हो, हु, होम, हुज, व्हेन, व्हाई, वेयर से हो जाए तो डू डज की एंट्री आप करा सकते हैं। राइट, चलो यहां ऐसा कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव स्टाइल नहीं है, ये बिल्कुल एक अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टाइल है और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में एस ए एस आता है। राइट आंसर सी। ओके, तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में डैश दिया हुआ है, दे फिर डैश वर्क हार्ड और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग से एंड तक क्या इसमें कोई इंडिकेशन वर्ड है, बोलो नहीं। ओके, जब कोई भी इंडिकेशन वर्ड नहीं होता, व्हेन एवर नो इंडिकेशन वर्ड इन द सेंटेंस, देन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डिमांड एनी टेंस, डिमांड एनी टेंस। ओके, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी कैन फिल द राइट प्लेस। According to the option we can fill the right place in the sentence. Okay, they dash work hard, मान लेते हैं, क्या वे कठिन परिश्रम करते थे, क्या वे कठिन परिश्रम करते हैं, क्या वे कठिन परिश्रम करेंगे, हम किसी भी टेंस के अंदर जा सकते हैं बच्चों। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने एक बात बताई थी,
कि जब भी कोई सेंटेंस जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेशन वर्ड नहीं होता है तो दिए हुए ऑप्शंस में फर्स्ट प्रायोरिटी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही रखते हैं, नॉट पास्ट नॉट फ्यूचर, बशर्ते कि दिया हुआ सेंटेंस किसी घटना विशेष को नहीं ले रहा हो। अगर कोई घटना विशेष उसके अंदर आ रहा है या कोई ऐसे किसी व्यक्ति का मेंशन किया गया है जो भूतकाल में था प्रेजेंट में नहीं है, तो वो सेंटेंस पास्ट के अंदर ही जाएगा। ओके, या कोई ऐसी घटना जो फ्यूचर के अंदर होने के चांसेस रखती है तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर के अंदर जा सकता है। चलो, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हम ये रीड कर सकते हैं कि इसमें ऐसी कोई घटना विशेष नहीं है, ये एक हैबिट को बता रहा है। क्या वे हार्डवर्क करते हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। चलो, तो पॉइंट नंबर 1 याद रखना है कि दिया हुआ सेंटेंस जिसमें कोई भी इंडिकेशन वर्ड नहीं होता है तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब ही जाएगा जब दिए हुए सेंटेंस में किसी प्रकार की घटना का मेंशन ना हो। ओके, इसमें किसी प्रकार की कोई घटना नहीं है, ठीक है, तो दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फिलअप करना है। अब देखते हैं फिलअप करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ए में आ रहा है, बी में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, सी और डी आपके रॉन्ग आंसर हो रहे हैं। ये पास्ट में जाता है मेरे बच्चों और ये फ्यूचर में जाएगा, इसलिए राइट आंसर हमारा ए और बी के अंदर हेड है। तो देखते हैं कौन सा है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है तो प्लूरल वर्ब की डिमांड करता है। राइट आंसर इज दिस वन, डू दे वर्क हार्ड, डू दे वर्क हार्ड, यहां आएगा डू दे और फिर आएगा वर्क एंड हार्ड। राइट, डू दे वर्क हार्ड, क्या वे कठोर परिश्रम करते हैं, क्या वो भयंकर मेहनत करते हैं, ये हमारा राइट आंसर होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, व्हाई डैश वंस डैश मेक मी फूल। ठीक है, वंस मुझे बेवकूफ क्यों बनाता है, वंस मुझे बेवकूफ क्यों बनाता था, वंस मुझे बेवकूफ क्यों बनाएगा। हम किसी भी टेंस के अंदर जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि दिए हुए सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी इंडिकेशन वर्ड नहीं है। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि दिए हुए नीचे ऑप्शंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। चलो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे वाह, मिलता है। डू मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, डज मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, डू मेक्स और डज मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिए, बट ये रॉन्ग प्रोसेस के अंदर दिए। देखिए, अगर हम डू डज की एंट्री करते हैं तो केवल एमबी फर्स्ट के साथ कर सकते हैं, एस या ईएस वाला कोई भी वर्ब इसके साथ में यूज नहीं किया जा सकता। इट मीन सी और डी ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाते हैं। मैटर आता है डू मेक का और डज मेक का। और राइट आंसर आप समझ गए होंगे ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज ही तो आता है ना यार, और डज आएगा तो उसका एमबी का फर्स्ट फॉर्म लगेगा ना यार। तो वंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डज और मेक, ये वाला कंसेप्ट हमारा राइट आंसर होता है। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डू जो होता है वो प्लूरल कंसेप्ट की डिमांड करता है। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट की डिमांड करता है। वंस इज सिंगुलर हियर, सो डिमांड ओनली डज मेक। व्हाई डज वंस मेक मी फूल, वंस मुझे बेवकूफ क्यों बनाता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ओके बच्चों, ये आपने देखा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आपने लमसम 7 क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सॉल्यूशन उनका देखा। लेकिन एक बात जो आपको स्टार्टिंग टू एंड, एक कॉमन बात जो आपको नजर आ रही है वो क्या है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन एक्टिव वॉइस के अंदर हैं। पैसिव वॉइस का भी मैंने कोई भी क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं रखा है। तो अब हम आते हैं कुछ नेक्स्ट स्पेशल क्वेश्चंस के साथ में, वो पैसिव वॉइस की डिमांड करेंगे। ओके, जब पैसिव वॉइस के अंदर होंगे तो आपको एक्टिव के साथ साथ पैसिव की भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरीके से पैसिव वॉइस क्रिएट होते हैं, किस तरीके से वर्ब फिलअप की जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं कुछ स्पेशल पैसिव वॉइस के, मैं इन्हें रफ कर रहा हूं। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना बेटा, है ना, फिर बात करते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड आप शेयर कर सकते हैं। राइट, अभी सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में चल रहे हैं, एडवांस लेवल बाद में स्टार्ट कराया जाएगा कुछ स्पेशल क्लासेस के अंदर। चलो
बाद में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।